निकिता अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी जो कभी भी सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठती थी। वो आज सुबह के 6 बजे ही उठ जाती है और अपनी माँ कौशल्या से कहती है, माँ उठो, आप इतनी देर कैसे सो सकती हैं? आप तो 5 बजे उठ जाती हो ना। अरे क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है, क्या हो गया? माँ आप इतनी देर तो कभी नहीं सोती, फिर आज क्या हो गया आपको? पता नहीं कैसी बेटी मिली है मुझे तुझसे कोई सुख नहीं है। कम वक्त कही कि खुद तो 10 बजे के बाद उठती है और अगर माँ कभी सो जाए तो हल्ला मचाकर शोर करने लगती है। वैसे आज क्या है जो तू इतनी जल्दी उठ गई? सूरज सही दिशा से तो उगा है ना? हाँ माँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और माँ तुम भूल गई कि आज विवेक अपनी माँ के साथ मिलने आने वाला है। मैंने बताया था ना, घर पूरा गंदा पड़ा है। तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि तू इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है। तुझे तो मेरी फिक्र सताती है नहीं। तूने तो अपने लिए लड़का पसंद कर लिया, पर तेरी लेट सोने की आदत कहीं तुझ पर भारी ना पड़ जाए और तेरे साथ तुझे लात मार के वापस मेरे पास ना भेज दे। अच्छा तो ये बात है, इसलिए आज आप घोड़ी बेच कर सो रही हो? क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर बस जाए और मैं भी यही चाहती हूँ। बस आज मैं आराम से चैन की नींद सो रही थी क्योंकि तूने अपने लिए खुद लड़का पसंद किया है और मुझे उम्मीद है कि तेरे सुबह लेट उठने से तेरी सास को कोई एतराज नहीं होगा, और होगा भी तो तेरा पति तेरे साथ खड़ा रहेगा। और वैसे भी आज संडे है तो घर पर सब है, इसीलिए मैंने सोचा देर तक सो जाती हूँ। और फिक्र मत कर, मैंने विवेक की माँ से बात कर ली है, वो शाम को आएगा। हमारे पास पूरा दिन रखा है घर के कामकाज करने के लिए। माँ आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। आपको पता मैं कितनी परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मेरी वजह से आपको परेशानी ना हो जाए, इसलिए मैंने 3 बजे का अलार्म लगा दिया और 3 बजे से कंटिन्यू 6 बजे तक अलार्म बजता रहा। तब जाकर मैंने आँख खोली और उठने के बाद मुझे पता चला कि हमारे पास बहुत समय। कोई बात नहीं बेटा, अगर जल्दी उठ भी गई तो जल्दी काम खत्म कर ले। इतना बोलकर कौशल्या निकिता की इन हरकतों पर हंसने लगती है। निकिता भी ठान लेती है कि अब से वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेगी, पर ऐसा हो ही नहीं पाता और समय यूं ही बीतता जाता है। बहुत जल्द निकिता की शादी विवेक से हो जाती है। शादी होने के बाद ससुराल में निकिता का आज पहला दिन था और वो पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो विवेक से कहती है, विवेक आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं चाहती हूँ कि मेरा अगला दिन बहुत अच्छे से बीते, इसलिए तुम मुझे ना सुबह जल्दी उठा देना और अगर मैं ना उठूँ ना तो तुम मेरे ऊपर ठंडा पानी गिरा देना, क्योंकि मैं अपने ससुराल में ना लेट नहीं उठना चाहती। अगर मैं लेट उठी तो माँ जी क्या सोचेंगी? अरे मेरी डार्लिंग, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, और मुझे तो जल्दी उठने की आदत है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं अपने साथ तुम्हें भी उठा दूंगा। पक्का उठा दोगे ना तुम मुझ पर? मैं तुम पर विश्वास करूं इसलिए अलार्म नहीं लगा रही। अगर मैंने अलार्म लगाया तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे उठा देना, वरना आगे से तुम सो नहीं पाओगे। अरे तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है क्या? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें समय से पहले उठा दूंगा। निकिता विवेक की बातों पर विश्वास कर लेती है और आराम से सो जाती है। पर विवेक खुद ही शादी के कामों में इतना ज्यादा थक चुका था कि उसकी आंखें नहीं खुलती, जिस वजह से वो निकिता को भी नहीं उठा पाता और सुबह के 11 बज जाते हैं। और जब पुष्पा की नई नवेली बहू सुबह के 11 बजे तक नहीं उठती तो वो कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। विवेक बेटा, निकिता बहू और तुम्हारी सुबह हुई या नहीं? अरे तुम दोनों को आज उठना नहीं है क्या? क्या 11 बज गए? निकिता ने तो जल्दी उठाने को कहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो मेरी खैर नहीं। निकिता उठो, 11 बज चुके हैं। कमरे के बाहर माँ खड़ी है। क्या 11 बज गए? विवेक तुम बहुत गंदे हो। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमने मुझे उठाया नहीं। तुम्हारी वजह से मैं लेट उठी और माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? निकिता ये बात सोच कर परेशान होने लगती है। कुछ देर बाद निकिता जब तैयार होकर बाहर निकलती है तो वो अपनी सास से नजर नहीं मिला पाती। अपनी बहू को शर्मिंदा देख पुष्पा निकिता से कहती है, अरे बहू, नजरें छुपाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं समझ सकती हूँ। शादी की वजह से तुम कितना ज्यादा थक गई होंगी और तुम्हारी आंखें भी नहीं खुल रही होंगी सुबह। ऐसा हो जाता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। माँ जी आप बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट उठी, पर मैं सच कह रही हूँ। मैंने विवेक को कहा था कि मुझे उठा दे, पर उनकी भी आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं बहू, तू फिक्र मत कर, सब ठीक है। इतना बोलकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा ये सोचकर निकिता को कुछ नहीं कहती कि शायद शादी की थकान की वजह से वो जल्दी नहीं उठ पाई। पर समय यूं ही बीतता है
और हमेशा निकिता घर में सबसे लेट उठती है। अब पुष्पा को अपनी बहू का लेट उठना रास नहीं आता और एक दिन पुष्पा का गुस्सा निकिता पर बरस पड़ता है। अरे बहू, सर पर सूरज आ चुका है। गली मोहल्ले के लोग उठ के अपना सारा काम कर चुके हैं और एक तेरी सुबह ही नहीं हुई। अरे मेरे तो कर्म फूट गए तेरी जैसी बहू पाकर। अपनी सास की आवाज सुनकर निकिता फिर से अचानक से उठती है और रोती सी शक्ल लेकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज फिर उठने में लेट हो गई। पर मैंने अलार्म लगाया था, पर सच में पता नहीं क्यों मेरे फोन का अलार्म नहीं बजता। बहू, तेरे फोन का अलार्म इतनी जोर से बजता है कि मोहल्ले की सारी औरतें उठ जाती हैं, पर शायद तेरे कानों में ना जूं तक नहीं रेंगता, तभी तो तेरी आंखें नहीं खुलती। ऐसा कौन सा नींद की गोली खाकर सोती है? कभी कभी तो डर जाती हूँ कि जिंदा है तू या मर गई। माँ जी आज माफ कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी उठने की। बहू, अपनी इस कोशिशों को ना चूल्हे में डाल दे और उस पर रोटियां सेक ले, क्योंकि दुनिया पलट सकती है लेकिन तू जल्दी नहीं उठ सकती। अपनी सास की डांट खाकर निकिता को अपनी माँ की कही बात याद आती है। निकिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो ससुराल में जल्दी उठ सके, पर उसकी आंख 10 या 11 बजे से पहले नहीं खुलती। और ऐसे ही एक दिन, बहू, तेरी दादी सास खत्म हो चुकी है। हम सबको गांव जाना है कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है और 3 बजे तो उठना ही पड़ेगा हम सबको। मैं भी ना किससे बोल रही हूँ। अरे इसे तो सोता हुआ उठा के ले जाना पड़ेगा। सारी गलती ना विवेक की है जो इस पागल की सुबह की टिकट निकलवा दी। पुष्पा निकिता को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। अपनी सास की इस तरह की बातें सुनकर निकिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और इसलिए वो सारी रात सोती नहीं और सुबह 3 बजे उठकर गांव जाने की तैयारी कर लेती है और अपनी सास को 4 बजे उठा लेती है। माँ जी जल्दी से उठ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन जाने का समय हो गया है। बहू, तू तो 10-11 बजे से पहले उठती नहीं थी, फिर आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? माँ ये सब हकीकत है। आपको हमेशा निकिता से शिकायत रहती थी। आपकी शिकायत दूर करने के लिए ही मैंने जानबूझकर सुबह की टिकट बुक करी ताकि आपकी शिकायत दूर हो सके। माँ, निकिता पूरी कोशिश करती है कि वो आपसे पहले उठ सके, पर सुबह उठना निकिता के लिए एक जंग है और देखना एक दिन वो ये जंग जीत जाएगी। सब कुछ ठीक है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बहू इतनी जल्दी कैसे उठ गई। माँ, उठता तो वो है ना जो सोता है। बेचारी निकिता पूरी रात नहीं सोई, ये सोचकर कि कहीं सुबह उसकी वजह से हमारी ट्रेन न छूट जाए। अब जल्दी से चलो वरना आपकी वजह से हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ये सब देखकर पुष्पा को अपनी बहू को बोले हर कड़वे शब्द के लिए बुरा लगता है, जिसके बाद वो कभी भी निकिता को जल्दी उठने के लिए नहीं कहती, बल्कि खुद उसे जल्दी उठाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे निकिता सुबह जल्दी उठना सीख जाती है। उमा के 4 बेटे थे, जिसमें से उमा का सबसे बड़ा बेटा नितिन बिना उमा की इजाजत के नेहा नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आई बिना अपने बड़ों की इजाजत करके शादी करने की? हाँ माँ, नेहा पर गुस्सा मत हो। नेहा ने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं और मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर उससे पहले ही नेहा के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे। मेरे पास समय बहुत कम था, बस इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं सका और मैं भी कहीं ना कहीं डरता था कि अगर मैंने आपको बता दिया तो शायद आप भी शादी के लिए ना मानो। डरना तो तुझे चाहिए था, पर मैं क्या करूं? दरवाजे पर इतनी सुंदर और सुशील बहू खड़ी है कि मैं उसे अपनाए बिना रह भी नहीं सकती। बस इसीलिए मैं तुम दोनों को अपना रही हूँ, पर मैं अब भी तुम दोनों से नाराज ही हूँ, समझे तुम दोनों? उमा की बात सुनकर नेहा और नितिन का सारा डर खत्म हो जाता है। अब उमा बड़े ही प्यार से अपने सबसे बड़ी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और उसे आशीर्वाद देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उमा अपनी बड़ी बहू को दिल से अपना लेती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक देवर जी की कोई खबर नहीं मिली। तीनों देवर जब से काम करने के लिए शहर गए हैं तब से उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। आपको नहीं लगता कि हमें खुद देवर जी को फोन कर लेना चाहिए? रहने दे बहू, तुझे उन तीनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तीनों बचपन से ही लापरवाह इंसान रहे हैं, हमेशा वही करते हैं जिसके मैं खिलाफ होती हूँ। मैंने इन तीनों को शहर में नौकरी करने से मना किया, पर फिर भी ये तीनों शहर चले गए और अब तक इनकी कोई खबर नहीं है। इनको जरा भी फिक्र नहीं होती कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उमा और नेहा पंकज, राहुल और मुकेश के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पंकज का फोन आता है
और वो अपनी माँ से कहता है, माँ हम तीनों भाइयों को माफ करना। इतने दिनों बाद हम फोन कर रहे हैं पर हमारे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? ऐसी भी कौन सी खुशखबरी है जो तूने सुनाने के लिए आखिर आज अपनी माँ को फोन कर लिया? हाँ माँ जब तुम ये खुशखबरी सुनोगी तो तुम्हारे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम तीनों ने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। सच में? तुम तीनों ने खुद ही अपने लिए लड़की देख ली और मेरे लिए बहू? अब जल्दी से बताओ उन तीनों का क्या नाम है? माँ आपकी तीनों बहू का नाम है शबनम, गुरप्रीत और मैरी। क्या 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 नाम बताया? एक शबनम, गुरप्रीत और मैरी? तुम तीनों के नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे एक मुसलमान, एक सिख और एक क्रिश्चियन है। माँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। तुम सच में बहुत तेज हो। तुम नाम और शक्ल देखते ही लोगों का धर्म बता देती हो। अब जल्दी से बताओ कैसी लगी तुम्हें अपनी बहुएं? खबरदार, अगर तुम तीनों ने इन लड़कियों को मेरी बहू बनाने की सोची भी तो ये तीनों ही अलग अलग धर्म की हैं। अगर तुम नितिन की तरह हिंदू धर्म की किसी लड़की से शादी करते तो मुझे कोई एतराज नहीं था, पर मैं इन मांस मच्छी खाने वालों को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जो मेरे धर्म की भी नहीं है। उमा शबनम, गुरप्रीत और मैरी को अपनाने से साफ साफ मना कर देती है और फोन काट देती है। पर उमा के तीनों बेटे भी जिद्दी थे। वो तीनों भी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और घर आ जाते हैं। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम तीनों ने मेरे मना करने के बाद भी इन लड़कियों से शादी कैसे की? मैं इन तीनों को कभी नहीं अपनाऊंगी। माँ जी रहने दीजिए ना, आखिर मैंने और नितिन ने भी तो आपकी इजाजत के बिना ही शादी की थी। आपने तब मुझे अपना लिया तो इन तीनों को क्यों नहीं? वो इसीलिए बहू क्योंकि तू हमारे धर्म की है। मेरे बेटे ने अपने धर्म की लड़की से शादी की, पर ये तीनों लड़कियां अलग धर्म की हैं। मैं इन तीनों को अपने दिल में तो क्या अपनी रसोई में भी जगह ना दूं। तू ध्यान रखना कहीं ये तीनों रसोई घर में घुस घुस कर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश ना करें। और तुम तीनों को अगर इस घर में रहना है तो मांस मच्छी को भूलना होगा और ये भी भूल जाना होगा कि मैं तुम तीनों को अपनाऊंगी। इतना बोलकर उमा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की नाराजगी देखकर शबनम, गुरप्रीत और मैरी को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों नेहा से बात करती हैं। आपको तो माँ जी बहुत प्यार करती हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम माँ जी के दिल में कैसे जगह बनाए? ओए मैनू तो डर लग रहा है। माँ जी जो बोल कर गए मैनू तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें कभी अपनाए ही ना। ओ जीसस, तुम दोनों क्यों डर रहे हो? नेहा तो हमारे साथ है और हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। हम तीनों नेहा दीदी की तरह उनके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। हम तीनों वही करेंगे जैसा माँ जी चाहती हैं। तुम तीनों बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर तुम तीनों माँ जी का दिल जीतना चाहती हो तो तुम्हें उनकी बातें माननी होगी और मैं तुम तीनों के साथ हूँ। माँ जी जैसा कहती हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। तो तुम तीनों किचन से दूर रहना और हाँ, मांस मच्छी भूल जाओ। अब नेहा अपनी देवरानियों का साथ देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उमा के तीनों धर्म के अलग अलग बहू उसकी सेवा करती है और उसकी सारी बात भी मानती है। पर फिर भी उमा सिर्फ नेहा को ही प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन, नेहा बहू याद है ना, आज हमें मिश्रा जी के घर जाना है, उनके पोते का जन्मदिन है। हाँ माँ जी मुझे याद है अच्छे से। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना शबनम, गुरप्रीत और मैरी को भी अपने साथ ले चले, वो भी हमारे रिश्तेदारों से मिल लेंगी। नेहा बहू तो पागल हो गई है क्या? मैं इन तीनों को अगर अपने रिश्तेदारों से मिलवाने ले गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तू बार बार भूल जाती है क्या ये तीनों तेरी देवरानी अलग अलग धर्म की है? सब मुझे क्या बोलेंगे, कभी सोचा भी है तूने? पर माँ जी हम सब तो पार्टी में चले जाएंगे और आपने तो इन तीनों को किचन में जाने से मना किया है, फिर ये तीनों खाएंगी क्या? बहू आजकल ऑनलाइन का जमाना है और वैसे भी इन तीनों को तो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, खाना भी ऑनलाइन मंगवा लेंगी। अब तू तो चल मेरे साथ। नेहा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी तीनों देवरानियों को अपना ले, पर ऐसा नहीं होता। अब उमा नेहा के साथ पार्टी में चली जाती है और वहां से आते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उमा के पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है और नेहा कोमा में चली जाती है। हे भगवान, तू मुझे ये किस बात की सजा दे रहा है? मेरे पैर टूट गए, मैं चल फिर नहीं सकती और मेरी सबसे प्यारी बहू कोमा में चली गई। अब इस घर का क्या होगा? कैसे चलेगा ये घर?
भगवान मेरी बहू को ठीक कर दे, भले ही मुझे अपाहिज बना दे। अब वो पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी, पर उमा की चारों बहू अलग धर्म की है, पर फिर भी वो सब उमा की लाचारी का फायदा ना उठाकर उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। और जब तक नेहा होश में नहीं आती, वो तीनों उमा को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और घर का भी तीनों सुबह उठकर सबसे पहले पूजा करती और वैसा ही खाना बनाती जैसा नेहा बनाया करती थी। और इस तरह से आखिरकार शबनम, गुरप्रीत और मैरी नेहा की तरह अपनी सास के दिल में जगह बना लेती हैं। तुम तीनों सच में बहुत अच्छी हो। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे घर में 4 अलग अलग धर्मों की बहू आई, पर अब मुझे लग रहा है कि धर्म से कुछ नहीं होता, बस इंसान का दिल साफ और अच्छा होना चाहिए। आखिरकार तुम तीनों ने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ही ली। अल्लाह का शुक्र है कि आपने हमें अपना लिया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाहिगुरु जो करता है भले के लिए करता है। जीसस अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करता, और वैसे भी भगवान, अल्लाह, गुरु और जीसस सब एक ही हैं। ये चारों ही ईश्वर हैं और हम उनकी संतान, तो भला वो हमारे साथ बुरा कैसे कर सकता है। अब सब एक साथ रहते हैं और बहुत जल्द नेहा भी कोमे से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद उमा अपनी 4 अलग अलग धर्म की बहुओं के साथ मिलकर रहने लगती है। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। नेहा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। नेहा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर गरीबी की वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन नेहा के गांव में एक महामारी फैल जाती है और गांव के ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग बीमार पड़ने लगते हैं। माँ, पापा, आप दोनों कुछ दिनों तक घर से बाहर जाना बंद कर दो। जानते हो ना, गांव में एक कैसी महामारी फैली है। अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बिना तेरी शादी किए मैं और तेरी माँ नहीं मरने वाले, और वैसे भी अगर मैं बाहर जाकर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? नेहा बेटा, तू अपने पिता की और मेरी चिंता करना छोड़ दे, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जो पहले से बीमार है, या जिसे पहले से कोई बीमारी है। तेरे माता पिता बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब चिंता मत कर। जानती हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे फिर भी आप दोनों की फिक्र लगी रहती है। अच्छा, अब आप दोनों जाकर खेत में काम कर सकते हैं, मैं गांव में बीमार लोगों को देखने जा रही हूँ। अपने पिता की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और उसके पिता काम के लिए चले जाते हैं। नेहा को अपने पिता की चिंता होती है, इसलिए वो भी खेत में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पिता सही से काम कर रहे हैं। नेहा घर के लिए वापस आने लगती है, तभी उसकी टक्कर राहुल नाम के लड़के से होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे यहाँ सरकारी कैंप कहाँ लगा है? इस गांव में कोई महामारी फैली है ना? आप कौन है और आपको कैसे पता? मैं एक डॉक्टर हूँ और शहर से यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब आप गांव में नए हैं। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ और आपको कैंप तक ले जाती हूँ। अब राहुल कैंप में बीमार लोगों का इलाज करता और नेहा अपने गांव के सभी बूढ़े लोगों को राहुल के कैंप में ले जाती। ऐसे ही एक दिन राहुल नेहा से बोलता है, नेहा, मुझे एक नर्स की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम कर सकती हो? पर मुझे तो नर्स का कोई काम नहीं आता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नेहा राहुल की बात मान जाती है और उसके साथ कैंप में रहकर काम करने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गांव की लड़की से प्यार हो जाएगा। कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर नर्स का काम कर पाऊंगी या कभी प्यार कर पाऊंगी। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि मैं घर वालों की मर्जी से शादी करूंगी। अच्छा, क्या अब भी तुम घर वालों की मर्जी से शादी करोगी? अब तो तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी हो, अब किसी और के बारे में सोचना है कि जब तुम मेरे साथ हो। नेहा और राहुल एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो कैंप नहीं जा पाती। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसकी उल्टी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और वो बार बार चक्कर खाकर गिर रही थी और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी।
कितने दिन हो गए मुझे बीमार पड़े, मैं कैंप भी नहीं जा पा रही। लगता है अब मुझे अपनी दवाई लेनी ही पड़ेगी। और राहुल भी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं उसको अपनी तबीयत के बारे में बता देती हूँ। अब नेहा बिना कोई देरी करे राहुल को मैसेज कर देती है और जैसे ही दवाई लेने के लिए बिस्तर से उठती है वो चक्कर खाकर फिर से बेहोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक नेहा बीमार रहती है और इसी बीच राहुल बिना नेहा को बताए अपना फोन बंद कर लेता है और शहर वापस चला जाता है। और कुछ दिनों बाद नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो वो सबसे पहले भागती हुई राहुल के घर जाती है जो राहुल ने कुछ महीने के लिए किराए पर लिया हुआ था। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा बार बार घर का दरवाजा पीटती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद नेहा घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। राहुल, ऐसे समय में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तब तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा और तुम भी यहाँ पर नहीं हो। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कौन से शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूँ। बेचारी नेहा रोती बिलखती घर जाती है और इस राज को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। पर नेहा का ये राज ऐसा राज था जो छुपाए नहीं छुप सकता था और आखिरकार एक दिन उसके घर वालों को भी पता चल जाता है। इतना बड़ा धोखा, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने कभी सोचा भी है अगर गांव वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी बिन बिहाई माँ बनने वाली है तो गांव वाले हमारे साथ क्या करेंगे? अब कौन करेगा तुमसे शादी, कौन थामेगा तेरा हाथ। तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। बेशर्म, तूने गलती नहीं पाप किया है। तूने हमारी इज्जत उछाल दी है पूरे समाज में। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा मैं बेऔलाद रहता। देख नेहा बेटा, हम अमीर नहीं है जो इस बात को दबा ले या मोटी रकम देकर तेरी शादी करवा दे। इसीलिए अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। तू कल सुबह मेरे साथ हॉस्पिटल चल और अपने इस पाप को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद एक माँ होकर दूसरी माँ से कैसे बातें कर सकती हो? मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। इसमें एक नन्ही सी जान की क्या गलती? ये तो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई। अगर तू अपने होने वाले बच्चे को नहीं मार सकती तो खुद को मार दे या हमें मार दे। ऐसे भी तूने जो किया है ना, उससे हम वैसे ही जीते जी मर चुके हैं। नेहा बेटा, मान जाओ मेरी बात और गिरा दे अपनी इस बच्ची को। इस बच्चे से छुटकारा पाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। मैंने सच्चा प्यार किया था और ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। राहुल ने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तू अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। आज से हम भी तेरे माँ बाप नहीं, तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। नेहा के माता पिता नेहा की इस गलती के लिए उसे माफ नहीं कर पाते और घर से निकाल देते हैं। पर नेहा भी हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही घर छोड़कर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेले पालूंगी और इस दुनिया में लाऊंगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब नेहा अपना सामान लेकर एक छोटे से शहर में चली जाती है और एक छोटी सी नौकरी करने लगती है। बहुत जल्द नेहा को एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद नेहा अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करती है और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।